देखो मेरा तो मानना ये है कि एज ए फाइन आर्टिस्ट आई थिंक आपके बस हर एक फील्ड में आ जा सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन तो मेरे दोस्तों ने किया, मैंने उसको बनाया था, तो पूरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्ले के साथ, नहीं फाइबर और क्ले के मिक्स के साथ, कि अभी 1-2 महीने के बाद वो ओपन होगा। तो उसके बाद आ जाके विजिट करना ही हमारे पे। वो एज ए आर्टिस्ट तो मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने आर्ट को कभी इस तरह का नहीं बनाया कभी भी कि मैं उसको सिर्फ इसलिए बनाऊंगी बिकॉज ऑफ कमर्शियल हो जाए। मैंने अपने आर्ट को बड़ा ही इस तरह का रखा है, जो मेरे थॉट्स और मेरा प्रोसेस होता था, मेरी कहानी होती थी, मैं हमेशा उसको फोकस में रखता था। कि उनको सपोर्ट करने की वजह तो ये है ना कि जहाँ से मैं आया हूँ आई नो कि वो फीलिंग क्या होती है। आई नो एक बच्चे में जब टैलेंट होता है, शायद मैं तो कहूँगा मेरी वो किस्मत थी जो मुझे यहाँ ले आई। अगर वो एक छोटी सी चीज़ भी मेरी ज़िंदगी में ना होती, कि वो IVS NC वाले आते स्टूडेंट और मुझसे वो ना मिल पाते, तो शायद मैं यहाँ कभी नहीं पहुँचता। Assalamualaikum. Welcome to an episode of Tune in IVS. And today we have with us Danish Shivani, who is class of 2020 COVID batch. And I'd like for Danish to introduce himself. So how are you feeling here today? हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि एक तो सबसे पहली बात कि IVS आके बहुत टाइम बाद इस तरह की एक्सपीरियंस करना, कि अपने बारे में बताना। और स्पेशली मैं जो थर पार्कर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए IVS बार बार जब मैं IVS आता हूँ तो मुझे हर एक चीज़ याद आती है जो जब मैं IVS आया था, तो वो एक्सपीरियंस फील होता है वापस से। आई थिंक आई एम एक्साइटेड। So आप थर पार्कर से बिलोंग करते हैं, मुझे बताएं कि आप IVS आए कैसे? तो IVS बेसिकली मेरा कोई फर्स्ट गोल नहीं था IVS आना। आई थिंक मैं IVS आने को लक कहूँगा। उसकी वजह ये थी कि मैं जब कराची आया था एज ए आर्टिस्ट, मैं सोच रखी है आर्टिस्ट बनूंगा, आगे जाके कुछ पढ़ना है मुझे। तो मेरा NCA का एक मतलब एक ड्रीम था। मैंने सोचा NCA जाऊँगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आए थे NCA के मेरे गाँव में, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। मेरा अपना एक छोटा सा एक शॉप थी थर आर्ट गैलरी के नाम से मेरे गाँव में, जहाँ पर मैं काम करता था और उसके साथ साथ मैं एक्टिंग करता था। तो वो अपनी थीसिस की कोई वीडियो बनाने आए थे, उसकी मूवी बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे उस वीडियो के अंदर हायर किया था। तो मेरा उनके साथ टाइम गुजारा, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो NCA से हैं और आज जो वो काम कर रहे हैं उस तरह से, जो भी इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, इनकी प्रोफेशनल डिग्री होती है, प्रॉपर एक आप इसकी एजुकेशन होती है, जो कि पहले मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं थर पार्कर था। हमारी एजुकेशन की जो सिस्टम था पहले इतना बड़ा था कि हम मुश्किल से इंटर कर लें, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। सही। दैन उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट करने के लिए अगर किसी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो मैक्स आप हैदराबाद जाते हो, इंजीनियरिंग करते हो, मेडिकल करते हो। तो मेरा ड्रीम सिंपल था, इंटर के बाद इंजीनियरिंग और उसके बाद बस वहीं जो सिंपल आपने बताया कि आपकी शॉप थी, किस चीज़ की शॉप थी, आप क्या बनाते थे? मेरी जो शॉप थी वो मैं वहाँ पर ट्रक आर्ट पेंट वगैरह करता था, नंबर प्लेट बनाता था बाइक्स के लिए और रक्षों के लिए, तो रक्षों पे पेंट करना, ये मेरा काम था। और उसके साथ मेरा अपना थिएटर ग्रुप था, मैं एक्टिंग करता था। तो इस तरह की छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ होती रहती थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्ट के अंदर। तो फिर यूनिवर्सिटी मतलब IVS पर उन्होंने आपको बताया NCA के स्टूडेंट्स ने कि IVS एग्जिस्ट, तो फिर आप यहाँ पे कैसे आए, आपने अप्लाई किया? IVS उन्होंने नहीं बताया, तो उन्होंने NCA बताया। फिर मैंने किसी टीचर से यहाँ पर कांटेक्ट किया, मैं कराची आया पढ़ने। वो यहाँ पढ़ाते थे IVS में डिप्लोमा क्लासेस इवनिंग में, तो मैं उनके साथ शाम को आता था। फिर मुझे समझ में आया, अच्छा ये कोई यूनिवर्सिटी जो कराची में भी है, फिर IVS है। फिर इनके IVS के टीचर्स के साथ मेरा एक प्रोजेक्ट हुआ था, जो सर मोहन दास जिनके पास मैं पढ़ता था, वो मुझे लेके गए थे मनोड़ा। तो उन टीचर्स के साथ मैंने काम किया, एक्सपीरियंस किया, बच्चों के साथ मिला, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना मैं इतना दूर जा रहा हूँ, बजाय कि मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे मैं बढ़ सकता हूँ। इसलिए फिर मैंने IVS में अप्लाई किया। तो फाइन आर्ट्स क्यों चूज़ किया, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं? नहीं, फाइन आर्ट्स तो इसलिए क्योंकि पेंटिंग और ड्राइंग में बचपन से बहुत शौक था, और स्कल्पचर्स, क्योंकि हम मिट्टी की घर बनाते हैं, मिट्टी से हमारे जो होते हैं पता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन होता है। तो स्कल्पचर्स में मुझे बचपन से शौक था। अच्छा। जो हमारे खिलौने होते थे हम तो नहीं दुकानों में जाके खरीद सकते थे, तो हम तो गाँव में रहते थे, तो हमारे लिए तो बचपन से जो खिलौने एंटरटेनमेंट वो मिट्टी से जुड़ी हुई थी। और फिर हमारी जो खानदानी काम है वो वुड का है। तो हमारे यहाँ होता है कि आप कोई भी करो, पढ़ो लिखो, आपकी मर्जी, पर आपको काम सीखना ही सीखना। हुनर आना चाहिए। हुनर आना चाहिए। वो एक हुनर जो है ना, वो मुझे बचपन से दे दिया गया था MRP की जैसे करके, तो उससे मुझे बड़ा सपोर्ट किया। जब मैं IVS आया और एज ए आर्टिस्ट में सोचा कि मैं फाइन आर्ट की फील्ड में चूज़ करूँ, तो उस वजह से मुझे ये रियलाइज़ है कि मेरी जो बचपन की मेमोरीज़ और एक्टिविटीज़ और जो मेरे हुनर है वो सब इसमें मैच होता है। तो आपके पास कोई मेजर्स तो नहीं थे ना उस ज़माने में? नहीं थे IVS के अंदर। जी जी, मेरा स्कल्पचर और मिनीचर था। हाँ, सही सही। सो लाइक आपकी कोई
मेमोरीज अटैच्ड हैं विद IVS जो आपको याद हो आज तक? बिकॉज आपका बैच इतना पुराना भी नहीं है, योर क्लास ऑफ 2020, तो और कोविड का भी ज़रा बताइएगा। मतलब आप, आई डोंट थिंक आपको कोई, आपकी ग्रेजुएशन हुई थी? आपकी कंबाइंड ग्रेजुएशन जी थी। बिल्कुल। Could you tell us a little bit about COVID? जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो कैसे अफेक्ट हो गए थे आप लोग? सबसे पहले तो मेमोरीज़ की बात करूँ तो IVS में आई थिंक बहुत सारी मेरी मेमोरीज़ हैं। और आई डोंट नो, मैं अपने आप को जब मैं फाउंडेशन ईयर में देखता हूँ, मैं शायद IVS का पहला बच्चा हूँ जो IVS के अंदर इंटर तो हुआ था, उसको ये नहीं पता था कि फ़ाइन आर्ट्स तो करना है, फ़ाइन आर्ट्स से पढ़ना क्या है। मुझे तो समझो कि मैं 3D क्लास में भी जा रहा हूँ तो मुझे पता चला अच्छा ये भी पढ़ रहे हैं, हम ये भी पढ़ रहे हैं। पता है मुझे भी नहीं जाना था IVS, लाइक मेरा भी बहुत लाइक लास्ट मिनट था। मुझे भी किसी ने बताया था IVS का, हालांकि मैं रही कराची में हूँ, मुझे किसी ने बताया था, फिर मैंने अप्लाई किया था। मैंने पहली दफ़ा IVS को अपने फर्स्ट डे पे देखा था। तो मैंने देख लिया था पर मुझे स्टडी का आइडिया नहीं था कि हम पढ़ेंगे क्या, फाइन आर्ट्स में करेंगे। तो वो एक मतलब हर रोज़ मेरे लिए सरप्राइज़ होता था, वो अच्छा ये, वो अच्छा ये। तो यहाँ के टीचर्स जो थे उनके साथ मेरी बॉन्डिंग इस तरह की थी कि आई थिंक मैं समझूंगा कि अगर मेरे पेरेंट्स से मुझे वहाँ पर सिखाया, समझाया, ग्रो किया था, तो मैं अगर IVS कराची आने के बाद मुझे यहाँ के टीचर्स से मुझे बहुत सपोर्ट की थी। मतलब एंड आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मेरे सब्जेक्ट्स जो थे सारे इंग्लिश में होते थे, मेरी थ्योरीज होती थी। तो वो किस तरह से फिर एक एक टीचर मुझे अलग से बिठा के क्लास के बाद टाइम देना, यहाँ के साथ दानिश उन्होंने अपने वाइफ से मेरे लिए टाइम दिया, मुझे अलग से क्लासेस देते थे, इवनिंग में उनके घर पे मैं जाता था। तो एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती वो मेरी जो हर एक अचीवमेंट के साथ जो उनकी एफर्ट वो सारी ऐड होती। फिर उसके बाद IVS के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, मैं मतलब मुझे याद है कि IVS के अंदर कोई भी यहाँ पे इवेंट होता था या सेशन होता था तो मैं हमेशा अटेंड करने जाता था, और वो हमेशा इंग्लिश में होता था। और मैं जब भी वो स्टार्ट होता था हमेशा मैं हाथ उठाता था, मैं कहता प्लीज़ आप उर्दू में बता दें, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वो। और लिटरली सारा हॉल में जितने लोग बैठे थे मुझे सब सपोर्ट करते थे और कहते थे क्यों ना आकर हम सब उर्दू आती है तो क्यों ना हम उर्दू में बात करें, क्यों ना हम उस लैंग्वेज को यूज़ करें जो हमारे अपनी है। सो कैन आई कैन कम्युनिकेट ईजीली, एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं और हमारे पे मेन गोल नहीं है हम किसी और को दिखाना नहीं। तो जब भी कोई सेशन होता था तो वो कोशिश करते थे मेरे लिए कि अच्छा तानिश आया तो हम इसको। पता है ये बहुत अच्छी बात है IVS की कि यहाँ पे इतना डाइवर्स हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, हर जगह से बच्चा आता है, इंटीरियर से आता है, पंजाब से आता है। और फिर हमारी टीचर्स एंड फैकल्टी इज़ वेरी सपोर्टिव। जिस तरह से आपने पढ़ाई में बात की, आप एक टीचर से आपको समझ नहीं आ रही, आप दूसरे के पास चले जाओ, आपको कोई मना नहीं करेगा। आपकी एक इंसान से नहीं बन रही, आपके पास दो और लोग हैं। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी कम्युनिटी है हमारे बच्चों की, लाइक इट्स वेरी वेल नेटेड। आप ग्रेजुएट भी हो जाते हैं तो मैंने अपने अलमनाई को देखा, जैसे कि आप, तो यू स्टे इन कॉन्टैक्ट, इट्स लाइक अ लिटिल फैमिली। यस, वो मज़ा भी आता है जब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखता हूँ तो वो ग्रेजुएट होने के बाद इस तरह से बात करते हैं कि हम वहाँ पढ़े थे, पर हमें आज तक फील नहीं होता कि हम IVS से ग्रेजुएट हो चुके हैं। हमें तो आज भी लगता है कि हम उसका हिस्सा हैं। हमें कोई भी काम होता है, कोई भी इवेंट होता है तो हम इस तरह से उसको एंजॉय करते हैं कि हम उसका आज भी उसी तरह हिस्सा हैं जिस तरह से हम पढ़ रहे थे। और वही चीज़ें थी जिसकी वजह से यहाँ की IVS ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और हर एक स्टूडेंट से लेकर टीचर से लेकर अलग अलग तरीके की मुझे सपोर्ट मिलती थी। और कोविड आया तो मतलब आपकी क्या मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स थी? ये जाहिर सी बात थीसिस ईयर था ना आपका? थीसिस ईयर था। आप ये सोचे ना कि एक बच्चा है जिसने 3 साल सिर्फ इसी सोच के साथ काम किया कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे स्कल्पचर्स बनाने हैं, रियलिस्टिक से पेंटिंग्स बनानी, ये वो करना है। और जब कोविड आया था तो मैं तो यहाँ बैचलर रहता था, जैसे ही कोविड आया मुझे गाँव मूव बनाना पड़ा और बिल्कुल इस तरह एंड टाइम पे था। तो वो ना मैं कोई शीट्स ले जा पाया, ना पेंसिल, ना कलर, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ से बस भागा और पहुँचा अपने गाँव पे, मतलब सिचुएशन ऐसी थी और यूनिवर्सिटी भी बंद हो चुकी थी और हमारा थीसिस स्टार्ट हुआ था। आई थिंक 1 या 1.5 महीना हो चुका था और हमारा हर चीज़ प्रोसेस से थी। और वो प्रोसेस इस तरह का था कि हमारी वो लास्ट ईयर की पूरी मेहनत उस प्रोसेस के अंदर ऐड की हुई। फिर हम जब वापस से जब हमने ऑनलाइन क्लास अटेंड शुरू की तो हम इस स्टेज पे थे कि हम करें क्या, हमें समझ भी नहीं आ रहा। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस करना उस बात को लेकर के एंड टाइम पे अपने टॉपिक्स को, अपने आप को, अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, सब कुछ चेंज कर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो कभी कभी लगता है कि हम बहुत लकी थे कि हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और हम वो वायद बैच थे जिसके पूरा थीसिस अपने घर में बैठ के और कोविड की सिचुएशन में जिसके पास हमेशा हर एक चीज़ की कमी रही है बिकॉज ऑफ सोर्सेज बहुत कम होते थे। मुझे याद है मेरी वीडियोस मेरे काम वीडियोस के होते थे, मेरे फोटोग्राफी, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, कैमरा नहीं होती थी, लाइटिंग नहीं होती थी। तो मैं हमेशा किसी से मोबाइल ले रहा हूँ, किसी से कुछ ले रहा हूँ, तो एक क्लिक और वो एक छोटी छोटी चीज़ से उससे क्या हुआ था एज ए आर्टिस्ट हमारे काम से एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई। बिकॉज हम नो कि हमारे काम को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। जैसे एक बच्चे को होता है कि पेरेंट्स पे कि यार और उसको तो भाई पढ़ाने के लिए बहुत कुछ हमें देना चाहिए बट हम नहीं दे पा रहे हैं, पर फिर भी वो काम इतना प्रोसेस
कर रहा है कि वो लोगों को समझ में आ रहा है, चीज़ें आगे जा रही है। और एकदम से आप सोचो कि हमने पूरा 3 साल इस चीज़ की प्रैक्टिस की है कि हमें अपने अकाउंट को डिस्प्ले कैसे करना है फिजिकली, और एकदम से आपको बोला जाए आपको डिजिटली आपको कंप्यूटर पे अपने आर्ट वर्क को दिखाना है, हाउ इज इट पॉसिबल। मतलब आप स्कल्प्टर हो और स्कल्प्टर बन के आप अपने काम को 3D व्यू देना चाह रहे हो, और आप कैसे 2D सरफेस पे उसको आप प्रेजेंट कर सकते वैसे आप काफ़ी एक्टिव थे जब आप अपने थीसिस के बारे में बता रहे हैं. You even got a Founders Award. हो। यस, How did you feel about that? ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था इसकी तरफ से, बिकॉज उस टाइम सिचुएशन ये थी कि हमें तो शायद याद ही नहीं था कि हमें कोई अवार्ड भी कोई बात होती है, बिकॉज क्योंकि वो सिचुएशन थी कि हम तो अपने असाइनमेंट्स और उन चीज़ों में इतने बिजी थे। और जब मुझे मेरा नाम आया था तो हमारे यहाँ मोस्टली होता है कि आपको पहले बताया जाता है कि आपको नॉमिनेट किया जाएगा, आपको इंटरव्यूज़ होते हैं, सही. इस तरह कोई प्रोसेस होता है। पर मेरे टाइम ये हुआ था कि मुझे बस लास्ट टाइम पे बताया था कि आपको फाउंडर अवार्ड मिल रहा है। तो उससे पहले क्योंकि मेरी मेरी जूरी बहुत बुरी गई थी, बिकॉज ऑफ के मैं इस गाँव में था, तो जब मेरी जूरी जिस टाइम पे थी उस टाइम मेरे यहाँ लाइट चली गई। Oh. और वो टाइम इतना मेरे लिए मुश्किल था कि वहाँ 3G नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैं वो मोबाइल के जो सिग्नल्स थे वो बिल्कुल वीक हो गए। मेरी पूरा आधा घंटा जूरी चली और आधे घंटे में ना मुझे उनकी समझ में ही ना आ, मेरी समझ में आई बिकॉज ऑफ सिग्नल्स। तो वो मुझे बड़ा ही दुख हुआ क्योंकि मेरा इतना अच्छा काम था, मैंने प्रेजेंट कर पाया ना उसके बाद। तो मैं बड़ा ही वो मायूस था उस टाइम पे। फिर 1-2 दिन के बाद मुझे पता चला अच्छा वो मुझे फाउंडर अवार्ड भी मिल रहा है। तो एक आपको होता है ना कि चलो ठीक है आपने कुछ तो अचीव किया, बिकॉज ऑफ 4 साल आप एक जगह से एक जगह आप दूसरी जगह गए हो, इतनी मेहनत की है, तो कम से कम आपको यूनिवर्सिटी वालों ने आपको इस तरह से नहीं देखा कि आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो बिल्कुल. आप बिल्कुल उस चीज़ को नहीं। मतलब फेयरली उन्होंने आपको योर मेरिट उन्होंने आपको अवार्ड किया. तो अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया? अब आपका एक स्टूडियो भी है ना? बिल्कुल। ग्रेजुएशन के बाद तो जैसे आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन ऐसी थी कि हम बहुत सारे आर्टिस्ट ने काम छोड़ दिए थे। जी. आपके पास कोई काम था ही नहीं, आप सर ऑनलाइन ही काम करते थे एज ए फाइन आर्टिस्ट। हम ऑनलाइन तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे को इतनी अच्छी रिसोर्सेज थे कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें उस पेज पे। बट ये था कि फिर मैंने जॉब स्टार्ट की सबसे स्टार्ट, जो किरण फाउंडेशन एक स्कूल है लियारी के अंदर, तो वहाँ पर मैंने जॉब स्टार्ट की। उससे ये हुआ था कि मैं एज ए आर्टिस्ट वहाँ पर काम भी कर रहा था और उसके साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ा रहा था आर्ट। तो मेरे कनेक्शन नहीं टूटा। मैं कोविड से जब मैं कराची वापस आया, वापस आने के बाद मैंने वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करने के टाइम मैंने जब जॉब की तो मैं वहाँ से लोगों से मिल रहा था एज ए आर्टिस्ट, मैं वहाँ पर काम भी कर रहा था और उसके साथ बच्चों को पढ़ा रहा था। तो एक वो आर्टिस्ट मेरा हमने जिंदा आता, सबसे अच्छी बात है। मैंने कोविड वाले टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपने आर्टिस्ट मतलब आप एक्टिव थे. मैं बहुत एक्टिव हो गया वापस से कि मैं यहाँ आया कराची में, फिर मुझे रहने के लिए वो मौका मिल गया। मैंने कहा चलो ठीक है जॉब है तो मैं यहाँ रह लेता हूँ। फिर ऐसे मैंने स्टूडियो स्टार्ट किया। फिर 1 साल मैंने जॉब की, 1 साल जॉब के बाद मैंने अपना वापस से स्टूडियो बनाया। फिर उसके साथ साथ मैं एग्जीबिशंस करना शुरू कर दी अपने काम को वापस से। Sculptures. बेसिकली मेरा काम जो है वो स्कल्पचर्स तो नहीं कह सकते हैं उनको, 2D भी है 3D भी है। ठीक है. बिकॉज मेरा काम एज ए आर्टिस्ट में जब काम बनाता हूँ तो मैं कांटों से, दाल से, चावल से और नीम के पत्ते और इस तरह की बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको मैं यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे ये इसकी बड़ी अच्छी बात ये कि जब मैं कराची से गांव गया था, जब मुझे काम बनाना था तो मेरे पास कुछ भी नहीं अवेलेबल था। और मैं जब कराची से गांव गया तो मुझे 15 दिन के लिए उन्होंने कहा कि नहीं आप ना 15 दिन एक कमरे में बैठोगे, आप कराची से आए हो, ये वो सब कुछ किसी और के लिए मसला ना हो जाए, हमें नहीं पता है। तो जब मैं 15 दिन अपने रूम में था तो मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं था, तो मैं खाना वाना सब अपना अलग से बनाता था। सो मेरे पास थे दाल चावल और इस तरह की चीज़ें होती थी। नीम एलिमेंट से मैंने काम करना शुरू कर दिया। फिर नीम के पत्ते ने, नीम के मेरे घर के बाहर ही नीम होता था, उसके पत्तों से शुरू किया। फिर मैं रेगिस्तान है थर पार्क तो धूल से शुरू किया। तो वो कनेक्शन जो मटेरियल का मेरे साथ बनता आ गया। फिर उससे मेरी जो बचपन की कहानियाँ थी वो वापस से मुझे याद आना शुरू हो गई। फिर मैं अपने बचपन की कहानियाँ जो मैं सुनता था, वहाँ लोगों के बिलीव्स थे उन कहानियों के साथ, उनको अपने काम में ऐड करता था। फिर मैं वहाँ का लोकल मटेरियल यूज़ करता था। कांटों पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है बिकॉज क्योंकि मैंने जब मैं वहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट करता था, बात करता था, तो वहाँ पर बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, वो कारपेट बहुत ज़्यादा बनाते थे। मेरे अब्बू का बिजनेस था कारपेट का। अच्छा. तो वो कुछ टाइम तक चला, फिर वो ख़त्म हो गया। तो मेरा बचपन से उसके मेमोरीज थी। तो मैंने अब काम किया कि मैं कारपेट बनाता हूँ। जब मैं कारपेट बनाने शुरू किया तो जब मैं इंटरव्यूज़ करा जो कारपेट बनाते थे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एज ए आर्टिस्ट जब आप कोई काम करते हो और एज ए बायर भी आपको जब काम खरीदते हैं, दोनों अलग पर्सपेक्टिव होते हैं और दोनों की अलग मीनिंग होती है। तो जब मैं कारपेट बनाऊँ वो क्यों ना मैं जो कारपेट बनाते हैं उसके लिए बनाऊँ, ना कि जो बायर खरीदता है जो उसकी सॉफ्टनेस देख के, उसकी विजुअल देख के, उसकी ब्यूटी देख के, क्योंकि कारपेट कहते हैं जन्नत को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह की सारी जो कहानी है वो जब मैंने जो बनाते थे उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारे तो आज चल जाते हैं,
हमारे तो बचपन खत्म हो जाता है, क्योंकि हम बचपन से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथों कारपेट बड़े अच्छे बनते हैं। तो वो बचपन से होने के उन्हें हमने काम किए, अब हम आगे जाके हमारे कारपेट की फैक्ट्रीज बंद हो गई, काम बंद हो गया, तो अब हम कोई और भी काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे बचपन से इससे काम होता। तो अब वो उनके लिए जब मैंने देखा तो कारपेट, तो वो जो सॉफ्टनेस थी वो तो कार्टून की तरह शार्प थी, हाँ वो चुभने वाली। उनके लिए जो कारपेट था वो दाल रोटी के बराबर था, उनके लिए तो उसके बढ़ के तो कुछ भी नहीं उनको मिलता था। ऐसे फिर मैंने कारपेट जो दाल से बनाया, फिर मैंने कारपेट जो है वो कांटों से बनाया। तो इस तरह के वो जो मेकर हैं उनके लिए वो कारपेट क्या वाकई में जन्नत है उनके लिए, क्या वाकई सॉफ्ट है उनके लिए, क्या वाकई खूबसूरत है उनके लिए। तो वो विजुअल्स जो ना उन पर रिप्रेजेंट करते थे काफी फीलिंग्स को। डीप है, वेल थॉट। तो अच्छा, और इसके अलावा फिर आपने एग्जीबिशंस कहाँ पे लगाई? एग्जीबिशन तो मैंने बहुत सारी जगहों पे लगाई, और IVS के बाद मुझे बेस्ट एमर्जिंग आर्टिस्ट अवार्ड भी मिला था। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर संभार आर्ट गैलरी नई खुली थी जो हमारे सिंध गवर्नमेंट ने वो गैलरी खोली थी। तो उसमें ये था कि जो आर्टिस्ट थे यंग थे उनको जांचते रहते, तो वहाँ पर मेरा काम लगा था और वहाँ पर मुझे बेस्ट एमर्जिंग आर्टिस्ट अवार्ड मिला था। तो ये भी एक अच्छा मुझे एक स्टार्ट था कि मैं जो IVS से निकलने के बाद, एक कोविड वाली बैच होने के बावजूद भी, कि हमें कि लोग हमारे काम को समझ रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने कैनवस गैलरी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैलरी है, वहाँ मैंने ग्रुप शो किया हुआ है। मेरे अपने जो मेंटोर हैं सर मनवर, इन लोगों के साथ मेरा शो हुआ था। उसके अलावा मैंने कोयल गैलरी में किया है, फुल सर्कल में किया है, मैंने एक रेजिडेंसी भी की है वो जो हंजा में जाकर हंजा के लोगों के साथ मैंने काम किया था। अच्छा, बिल्कुल। सो ये अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद सीक आउट करते हैं? ये आई थिंक एक अच्छा सवाल होगा जो बच्चे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ सीक आउट कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं। तो आपने हुंजा में जाके कैसे काम किया? अच्छा, हंजा में तो मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पर ठीक है। रेजिडेंसी का ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने वहाँ अप्लाई किया था। किसी मेरे दोस्त ने अप्लाई किया था, उन्होंने कहा कि यार मैं तुम्हारे पे अप्लाई कर लेता, फिर मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ। ये भी होता है कभी आते। तो वहाँ से ये होता है कि एक दूसरी बात ये कि सबसे जो बच्चे यहाँ क्या कहते हैं कि उनको शोज़ नहीं मिल रहे होते तो वो काम करना छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, शोज़ इसलिए नहीं मिलते हैं कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, शोज़ इसलिए भी मिलते हैं कभी कभी कि आप जो एक क्यूरेटर थीम बना के ग्रुप शोज़ कर रहे होते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, फिर वहाँ पर अप्रोच करते हो कि मेरा जो काम है इस थीम के साथ जा रहा है, तो आपको गैलरी 100% चांस देती है। स्टार्ट में आपको पूछना पड़ता है, हर दूसरे बंदे से पूछना पड़ता है, दिखाना पड़ता है अपने काम को, प्रमोट करना पड़ता है अपने आप को, जाना पड़ता है। मेरा ये लकी अच्छी बात ये थी कि जब मैं IVS पे था तब मैं यहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन सबके साथ मैंने काम किया हुआ है। उनके सबके काम में मैं मतलब जैसे कि उनकी एग्जीबिशन आती थी तो मैं मोस्टली जाता था, उनकी हेल्प करता था, उनके साथ काम करता था। तो मेरा कनेक्शन से पहले से ही बना हुआ था IVS में जब मैं था। तो ये अच्छी बात होती है, जब आप एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे होते हो ना, तो फिर आपको हर कोई बुला लेता है, आपको चांस दे देता है। तो आप सीखते हो उनसे कि अच्छा एक आर्टिस्ट जो बन चुका है उसका क्या प्रोसेस रहा है लाइफ के अंदर, कि उसको एग्जीबिशंस कैसे मिलती है, वो लेकिन काम को आपको display कैसे करता एज ए स्टूडेंट भी खुद आगे बढ़ के दिखाना पड़ता है है। बिल्कुल, कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे शौक है करने का। ये तो है। आपको इंटरेस्ट ऑफ 100% दिखाना पड़ता है, और आपको इसके लिए मतलब एक क्रेज होना बहुत ज़रूरी है। वो क्रेज जब आपकी शक्ल पे दिखता है ना, तो आपको कोई शो दे सकता है, कोई भी बंदा। मेरा ड्रीम था कैनवस गैलरी में शो करना। मतलब आप समझो कि मेरी ज़िंदगी की पहली गैलरी थी जहाँ पर मैंने अटेंड की थी कि यहाँ पर कोई एग्जीबिशन ऐसे लगती है, वो काम ऐसे लगता है। मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान की बड़ी गैलरी है, छोटी गैलरी क्या है। मैंने उस दिन से सोच लिया था कि मैं यहाँ एक दिन शो करूँगा। तो वो बाद में पता चला कि वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और लकीली उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो आई थिंक ये भी सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप एक्टिव होते हो, आप काम कर रहे हो, तो आपका काम में वो दिखता है कि आप वाकई उस काम के लेवल पे हो कि आप तो दी जा सकते। आप अपना काम अपने सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट करते रहते हैं रेगुलरली? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट जब मैं जिस तरह से काम बनाता हूँ बहुत कम होता है मैं सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव रखता हूँ। हाँ, जैसे कि मेरा स्टूडियो है, मैं वहाँ कमर्शियल काम करता हूँ, मैं स्कल्पचर से बनाता हूँ। मैं मेरे यूनिवर्सिटी जैसे अभी उसके लिए मेरे काम चल रहे हैं, इस्लामाबाद उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और नेवी हमारी जो उसके लिए मैं बहुत सारे काम करता हूँ। तो इस तरह जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं सोशल मीडिया पर रखता हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टूडियो है उसको फिर मैं उसको रन करने के लिए तो सोशल मीडिया पर सपोर्ट ज़रूरी होती है, लोग देखते हैं। बिल्कुल। एज ए आर्टिस्ट मैं कोशिश करता हूँ मेरा काम सिर्फ गैलरी में दिखे, और अगर किसी को देखना है तो वहाँ कोई आए, बिकॉज क्योंकि वो काम इसलिए ही होता है आप उस एनवायरनमेंट के साथ उसको देखें। मैं नहीं चाह रहा हूँ फिर उस सरफेस को, मैं गैलरी की विजुअल्स को मैं जाके सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करूँ। हाँ, कभी अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं ज़रूर करूँगा, और आगे भी अगर पड़ी तो करेंगे, बट इस टाइम में मुझे फील होता है कि मेरा काम जो वो गैलरी पे ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, उसकी अपनी खूबसूरती होती है, और अगर एक इंसान इन पर्सन आके देखे तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि उसमें इतनी मेहनत होती है, उसमें बहुत मेहनत होती है, मेरे थॉट्स होते हैं, प्रोसेस होता है,
हम उसमें 50 दफ़ा एक काम को बना के तोड़ के जोड़ के वापस उसके फेस पे लाते हैं, फिर हम प्रेजेंट करते हैं। फिर अगर कोई दूसरा व्यूअर अगर इतनी भी एफर्ट नहीं करता है जी तो फिर हमें हमें होता है कि अगर वो इतनी एफर्ट करेगा तो उस वैल्यू को अंडरस्टैंड कर सके, और कुछ भी नहीं है। हम तो बहुत सारे लोगों को पोर्टफोलियो घर पे भेज देते हैं, बट ये कि वो जब सामने से किस काम को देखता है। पर्सनली मेरा जो काम है वो इस तरह का है कि विजुअली आप जब उसको पर्सनली एक्सपीरियंस करते हो तो उसके विजुअल्स अंडरस्टैंड कर सकते हो। अदरवाइज आपको 2D सरफेस पे समझ में नहीं आता, आपको लगता है बहुत क्या बस छोटे से कांटे लगे हुए हैं। जब आप रियल में देखते हो तो उसमें भी हुए हुए होते हैं, उसमें उन पे सिले हुए होते हैं। और वैसे ये जो आपने छोटे से कांटों का फाइन आर्टिस्ट का काफ़ी ये है कि फाइन आर्टिस्ट बगैर सोचे समझे कुछ भी एक साथ इकट्ठा करके बना देते हैं, लगा देते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं होता है। इसको हम यूँ कहते हैं कि कभी कभार हमारे थॉट्स हमें कमांड करते हैं, कभी कभी हमारा मटेरियल हमें कमांड करता है। कमांड मीन्स कि जैसे ये कभी कभी मुझे होता है कि मुझे मेटल के साथ काम करना है, तो मेरे पास कोई थॉट तो नहीं आ रहा कि मैं उसको क्या करूँ। बट अगर मैं सिर्फ मेटल को एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करना शुरू कर दूंगा ना, तो वो भी मेरे थॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसमें एक अलग ही थॉट्स और एक अलग कहानी होती है। पर हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इस बार हमने हमारी सोच के साथ काम नहीं किया, हमारे मटेरियल हमारे ऑब्जेक्ट के साथ हमने काम किया। तो हम उसको इस तरह से देखते हैं एज ए आर्टिस्ट। वैसे एज अ फाइन आर्टिस्ट आप किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं? बिकॉज आई नो माई फ्रेंड्स जिन्होंने, मैं खुद कम्युनिकेशन डिज़ाइन से, उन्होंने फाइन आर्ट्स में स्विच किया, लेकिन वो ग्राफिक डिज़ाइन भी कर रहे हैं, वो फिल्म भी कर रहे हैं। सो एज अ फाइन आर्टिस्ट आपका क्या स्कोप है? मतलब आप किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं? देखो मेरा तो मानना ये है कि एज ए फाइन आर्टिस्ट आई थिंक आपके बस हर एक फील्ड में आ जा सकते हो। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन तो मेरे दोस्तों ने किया, मैंने उसको बनाया था। तो पूरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग किले के साथ, नहीं फाइबर और किले के मिक्स के साथ, और पूरा रेस्टोरेंट हैंडमेड है। रेस्टोरेंट का क्या नाम है? नाम तो अभी तक उन्होंने नहीं बताया सही से, बट ये कि अभी 1-2 महीने के बाद ओपन होगा। तो उसके बाद आ जाके विजिट करना ही हमारे पे वो। तो उस रेस्टोरेंट की खास बात है कि पूरा एक हैंडमेड है, उसका पूरा हमने फाइबर के साथ बनाया हुआ है। तो उसमें जो डिज़ाइन किया थे इंटीरियर सारा, उसका आर्किटेक्ट वो फाइन आर्टिस्ट लड़कियाँ थी जहाँ की स्टूडेंट्स थी जिन्होंने मेरे साथ ही ग्रेजुएट किया था। तो अब उन्होंने एज ए फाइन आर्टिस्ट उसको पूरा डिज़ाइन किया है, उस पेंटिंग उसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग उसके उन्होंने की है, उसका आर्किटेक्ट उन्होंने देखा है। तो ये भी एक आई थिंक एज ए फाइन आर्टिस्ट आप आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो। आपको जो मेन जो गोल होता है आपका जो होता है एक्सपीरियंस, आप फिजिकली एक्सपीरियंस कितना किया, आपने स्पेस को कितना एक्सपीरियंस किया है, वो मैटर करता है। आई थिंक वो हम सबसे ज़्यादा फाइन आर्ट्स भी करते हैं एक्सपीरियंस। वैसे आपको तो लग रहा है लाइक इट्स मोर अबाउट पैशन, लेकिन जो नए ग्रेजुएट्स होते हैं उनको पैसे देखने चाहिए या उनको कंपनी का नाम देखना चाहिए या काम देखना चाहिए? क्या पहले क्या किसको तरजीह दें वो? ये तो मैं इससे तो क्लियर कोई बात इसलिए नहीं कर सकती कि हर किसी के अपने ड्रीम्स होता है, अपने अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं, हर किसी को अपने बिल पे करने होते हैं। जैसे मैं यहाँ था तो मुझे तो स्टार्ट तो मुझे अपने पैसों से करना पड़ा था। एज ए आर्टिस्ट तो मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने आर्ट को कभी इस तरह का नहीं बनाया कभी भी कि मैं उसको सिर्फ इसलिए बनाऊँगी बिकॉज ऑफ कमर्शियल हो जाए। मैंने अपने आर्ट को बड़ा ही इस तरह का रखा है, जो मेरे थॉट्स और मेरा प्रोसेस होता था, मेरी कहानी होती थी, मैं हमेशा उसको फोकस में रखता था। फिर मैं क्या करता था कि अगर जब मुझे पैसों को देखना तो फिर मैं कमर्शियल साइड चला जाता था। फिर मैं वहाँ से अपना सब खुद बैलेंस रख। मैं बैलेंस रखने की कोशिश करता था। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो अपनी पेंटिंग्स को उनको इस तरह का बना देते हैं कि यार बिक जाए। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको अपने स्टोरीज और अपनी कहानी और उसके ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर पैसे आएंगे, वहाँ से लोग अप्रोच करेंगे, तो वो काम ना लंबा बढ़ेगा। अदरवाइज वो काम कम होता जाएगा। कुछ दिनों के बाद लोग कहेंगे ठीक है हमने खरीद लिया, इट्स ओके, अब खत्म कहानी। अगर उसके अंदर कहानी नहीं होगी, उसके अंदर प्रोसेस नहीं होगा, तो प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, आइडियाज़ होना बहुत ज़रूरी है। और वो आई थिंक उस तभी आते हैं जब आपको पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, और पर्सनल फीलिंग्स के लिए आई थिंक सो कि आप पैसे और उनको चीज़ों को मर्ज करें। ये भी है। सो आपने इंटरनेशनली काम किया? नहीं, इंटरनेशनल मैंने अब तक नहीं कहा। ओके, बट यू लाइक एस्पायर टू वर्क इंटरनेशनली? मैं इंटरनेशनल जैसे कि अभी मास्टर के लिए बाहर जाना चाह रहा था। सही। तो मतलब मेरी वीज़ा नहीं आई इस बार, अदरवाइज मैं जब यही था कि मैं बाहर जाऊँ। किस चीज़ में मास्टर्स? मेरा था आर्ट एंड क्रिएशन के अंदर। कहाँ से? हंगरी, बुदापेस्ट। हंगरी, बुडापेस्ट। ये इसका भी ज़रा बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं खुद, मुझे बहुत शौक है कि अच्छा IBS से पढ़ लिया, अब मैं बाहर जाके कुछ पढ़ूंगी मास्टर्स में। ऑल्सो क्योंकि मुझे बाहर जाने का भी शौक है, लेकिन मैं एक अच्छी जगह से पढ़ना भी चाहती हूँ। लेकिन फिर इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि पैसे, डिग्री कौन सी है, स्कॉलरशिप। तो आप अपना थोड़ा सा बताएंगे आपने कैसे मतलब डिसाइड किया कि आप हंगरी जाएंगे? अच्छा, तो सबसे पहले ये थी जब मैं हंगरी का, तो ये था कि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च किया होता। मुझे बेसिकली यूरोप जाना था।
यूरोप जाने की वजह ये थी क्योंकि मैंने जितना आर्ट देखा है और आज जो चीज़ मुझे पैशनेट करती हैं और इतना ज़्यादा मैं एज ए स्कल्प्टर मैं माइकल एंजेलो को फॉलो करता हूँ, तो Right. मुझे था कि मैं यूरोप जाऊँ और वहाँ की ये आर्ट को एक्सप्लोर करूँ। तो मेरा सबसे पहला गोल यही था। स्टडी तो मेरे बाद में समझ आया कि अच्छा एक स्टडी ऐसा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं वहाँ पढ़ भी सकता हूँ, एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ, वहाँ गैलरीज में काम भी कर सकता हूँ। फिर मैंने रिसर्च की, फिर मुझे यूनिवर्सिटी मिली। तो मसला सबसे बड़ा ये आता है कि एज ए आर्टिस्ट, फाइन आर्टिस्ट आपको हमेशा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, आपको वहाँ की कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल पाती है। तो ये हम यहाँ पर हम बड़ा ही हमारे लिए एक मसला होता है कि हमें और इतने पैसे होने चाहिए कि उसके प्रोसेस को पूरा देखें, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट दैन बैंक स्टेटमेंट प्रोसेस होता है। तो मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत इसमें हेल्प की थी और इस तरह से कि मेरी फ़ीस आई थी, तो उसमें भी उन्होंने बड़ा इसमें कहा कि चलो हम हेल्प कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं। और मुझे वहाँ की यूनिवर्सिटी पर स्कॉलरशिप भी दे दी थी, 35% उन्होंने दिए थे। उन्होंने कि सेकंड सेमेस्टर के बाद हम आपके बढ़ा देंगे, पर आपको स्टार्ट में आना पड़ेगा। उन्होंने आपका काम देखा जो पोर्टफोलियो है। इंटरव्यू लिया उन्होंने, मेरी टेस्ट ली थी उन्होंने, तो उस बेस पे उन्होंने मुझे काम दिया था। उन्होंने जॉब भी दे दी थी। उन्होंने कहा कि एज ए स्टूडेंट मैं वहाँ से आ रही हूँ, उनके पास कोई म्यूज़िक था, तो वो कह रहे थे अगर म्यूज़िक में आके तुम कोई ना कोई इस तरह काम करो तो मिल जाएगा। तो वो चीज़ें सॉल्व होती रहती हैं अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, बट मुश्किल ज़रूर होता है। एज ए आर्टिस्ट, एज ए फाइन आर्टिस्ट, आपको जो पढ़ने जाना है तो आपको पता होना चाहिए आपके पास पैसे। बिल्कुल। सो आई थिंक अच्छा आइडिया ये होगा कि आप थोड़ा सा काम करें बिल और काफ़ी काम करें, काफ़ी रिसर्च करें, गो फॉर अ स्कॉलरशिप और अच्छे दोस्त बना के रखें जो कि आपको मदद भी कर सकें गाइडेंस में, बिकॉज गुड कंपनी डेफिनेटली मैटर्स। आपको गाइड कर देते हैं कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकती, वो ज़रूर मैटर करता है। और स्कॉलरशिप से बहुत सारी होती हैं और बहुत सारी ऐसी आई थिंक वेबसाइट्स हैं जो आपको जैसे दाद है उस तरह की हैं, उससे सही। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। राइट। तो मुझे तो अपने उस पर जाना था क्योंकि मुझे फिर वर्ल्ड एक्सप्लोर करना था। नहीं नहीं, बिल्कुल। आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर जो डिपार्टमेंट से बच्चे हैं, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, आई थिंक हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हम इसके बाद मुल्क से बाहर जाके पढ़ें, एक्सप्लोर करें। और काफ़ी सारे बच्चे जो ऐसे भी हैं कि कहते हैं कि हम पढ़ के वापस आए सो दैट हम अपने मुल्क में अप्लाई कर सकें, वैसे ही है। और बिकॉज एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उनके पास मेंटेन हुआ होता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान आई थिंक अभी इज़ मूविंग टूवर्ड्स एजुकेशन अच्छी करने में, लेकिन हमारे लिए कोई हार्म नहीं अगर हम बाहर जाके वो वापस आके अप्लाई करें। ऐसे ही है। और जब मैं जो कोर्स कर रहा था मेरा तो यही था ना ड्रीम के, मैं क्यूरेशन के बारे में पढ़ना चाह रहा था। यहाँ पर हमारे पास बहुत कम लोग हैं जो काम को पीरियड तो कर रहे होते हैं पर उनके प्रॉपर डिग्री नहीं होती है। तो हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा मसला होता है। एज ए आर्टिस्ट आई थिंक आपको जब कोई काम क्यूरेट कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो काम किस तरह से क्यूरेट हो रहा है। क्यूरेट करना बहुत बड़ा एक बहुत टास्क होता है। आपको पता होना चाहिए काम कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, कौन से कलर्स होने चाहिए, पूरा ऐसे में पूरी स्टडी होती है उसकी। तो मुझे था कि मैं वो पढ़ूँ ताकि मैं वापस पाकिस्तान आऊँ, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकें, इसको थोड़ा सा और इस पर काम करें, क्योंकि सिर्फ क्यूरेशन इसीलिए नहीं कि कोई उठ के क्यूरेट कर लेता हूँ। वैसे फाइन आर्टिस्ट का फाइन आर्टिस्ट की कोर्स फाइन आर्टिस्ट होल्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू, लेकिन शहर से शहर डिपेंड करता है कि फाइन आर्टिस्ट मतलब व्हाट इज़ अ फाइन आर्टिस्ट वैल्यू, मतलब हाउ डू आई से दिस, हाउ सॉट आफ्टर आर फाइन आर्टिस्ट। जैसे कि आप कह रही कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कराची में, देने कोई लाहौर का है, कोई किस तरह। ये देखो मैं तो इस पर बिलीव बिल्कुल नहीं करता। मैं थरपार करता हूँ जहाँ पर जो पहला बच्चा है वहाँ से पढ़ के मेरे लिए कोई बोले इंस्पिरेशन, तो मैं बोलूँ मेरे लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं थी आर्ट की। मेरे लिए कोई बोले तुम्हें किसको देखा, मैं तो बोलूँ मैंने नहीं देखा। मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, मेरे पास तो इंटरनेट नहीं था, मेरे पास तो लैपटॉप नहीं था, तो मैं क्या कहूँगा। मैं इस बात पे यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो एक वो क्रेजीपन है जो आप जिससे आप काम करना चाहते हो, तो आई थिंक आप कुछ भी कर सकते हो। आप किस कोने में बैठे हो आपको मैटर नहीं करता, क्योंकि थॉट्स जो है वो सबको एक जैसे ही आते हैं। फिर किस पे कोई काम करता है कोई नहीं करता है वो आपकी उस पर। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था मैं जब वहाँ पर मैं थर आर्ट गैलरी मेरी शॉप का नाम था, पर मुझे ये नहीं पता गैलरी का मतलब क्या होता है। मुझे ये नहीं पता था कि आर्ट का प्रॉपर मतलब एक प्रोसेस क्या होता है, आर्ट क्यों बनाते हैं लोग, मुझे नहीं पता था। मैं बस मुझे कैलीग्राफी किया जाती थी, ड्राइंग आ जाती थी। बट जब मुझे पता चला तो मैंने उसको उस तरह से देखा नहीं कि मैं थरपार करता हूँ, मैं IVS आ रहा हूँ। वो सारे बच्चे तो बहुत A लेवल O लेवल के, कैसे करूँगा क्यों करूँगा, कभी वो नहीं सोचा। तो शहर का, जगह का, और आप कहाँ से और आप कौन हो ये मैटर नहीं करता। आप क्या करना चाह रहे हो, लोग क्या करें आपके आसपास, आप उसको देखें और आप उससे देखें कि आप जैसा कोई काम कर रहा है आप उससे कनेक्शन बनाएं। तो आई थिंक वो फिर क्लियर हो जाता है अपनी थॉट और अपनी टीम के साथ। दैट इज़ अ रियली गुड थिंग टू से। आई थिंक आई होप अगर हमारे बच्चे सुन रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ डिपार्टमेंट,
यू शुडंट केयर कि आप कहाँ से आ रहे हो. एंड आई थिंक आपको अपना फोकस अपनी पाथवे पे रखना चाहिए कि आप कैसे मेहनत कर रहे हो. इससे मुझे याद आया क्योंकि मैं खुद ग्रेजुएट करने वाली हूँ इंशाल्लाह इन दिसंबर इंशाल्लाह. कोई न्यू ग्रेजुएट्स के लिए आपके पास कोई टिप्स हैं, मसलन डोंट बी टू ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर अगर जॉब सीक आउट कर रहे हैं तो किस बात का ख्याल रखना चाहिए, और समथिंग जो यू विश आपको किसी ने बताई होती बिफोर स्टेपिंग इनटू. हालांकि आपका काफ़ी बुरा सीन था कि आपके ज़माने में कोविड हो गया था. लेकिन आजकल अगर इफ आई एम ग्रेजुएटिंग टुमारो, तो इफ़ यू हैव समथिंग टू रिकमेंड या एडवाइस. मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी मैं भी सीख रहा हूँ, बहुत कुछ चल रहा है मेरे माइंड में भी वो चीज़ों के साथ, तो मैं हमेशा एक्सपीरियंस ही कर रहा होता. बट आई थिंक सबसे पहला ये होना चाहिए कि पहले बात है आप यंग होने चाहिए. सेकेंडली आप यंग मीन्स आप थॉट के हिसाब से यंग होने चाहिए, और सेकेंडली आप क्रेजी होने चाहिए. अगर आप आर्ट फील्ड के अंदर आ रहे हो और आप IVS के अंदर आ रहे हो तो आपके अंदर वो बात होनी चाहिए जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो. आप अपने थॉट्स के लिए, अपने काम के लिए. फिर आप ये ना देखो रात है सुबह शाम IVS के पहले स्टडीज़ पे आते हैं, सब लोग बच्चे कह रहे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं. वो एफर्ट डालने की आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए. सेकेंडली कि जब काम कोई भी आपको मिले ना और आपके आर्ट से वो जुड़ा हुआ हो तो आई थिंक आपको कर देना चाहिए. आप कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ है, क्यों है, छोटा है, बड़ा है, 10 लोगों के बीच है, मेरी जूनियर के साथ है, मेरे सीनियर के साथ है. कभी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि काम आपको सिखाता है ना कि लोग आपको सिखाते हैं. एज ए आर्टिस्ट आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए. तो इस पर, और सेकेंडली काम करते रहना चाहिए. काम कभी नहीं रुकना चाहिए. सुबह हो या शाम हो या रात हो या कहीं पर आप घर पे बैठे हो चाहे आप हॉस्पिटल में बैठे हो, आप कहीं पर भी बैठे हो, आपका काम नहीं रुकना चाहिए. आपको क्लासेस जो होता है, हमारे यहाँ कहते थे टीचर होते थे, कहते वो दानिश तुम्हारा वो चश्मा नहीं उतारना चाहिए जिस पे लिखा है कि तुम आर्टिस्ट को ढूंढ रहे हो, आर्ट को ढूंढ रहे हो या उस विजुअल को ढूंढ रहे हो जिससे तुम अपने आइडियाज़ को, चश्मा हमेशा पहनना चाहिए. तो वो कभी नहीं उतरना चाहिए. तो काम हमेशा करता है चाहिए, फारिग नहीं बैठे हैं कभी नहीं. आप अपने आप को मसरूफ़ रखें एज एन आर्टिस्ट ताकि आपके दिमाग पे जंग नहीं लगे. बिल्कुल नहीं लगे. और आप सही से ये मतलब आपकी एज आर्ट फाइन आर्टिस्ट आपकी, मैं समझता हूँ आपकी कहानी ही होती है जो आपको आप काम को इंटरेस्टिंग बनाती है. और वो कहानियाँ जो होती है वो आप हमेशा इर्द से मिलती हैं. तो हमेशा आपकी आँखें खुली होनी चाहिए. ये तो उन बच्चों के लिए टिप्स हो गई जो जा रहे हैं. उन बच्चों के लिए आप क्या कहिए जो आपकी तरह हूँ और आर्टिस्ट, जिनमें एक आर्टिस्ट है लेकिन उनको पता नहीं है अच्छा क्या फील्ड एक्सप्लोर की जाए, वो IVS आए ना आए. काफ़ी सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि वो IVS हमें लेगा नहीं लेगा. IVS एक मतलब इट्स टॉप आर्ट स्कूल पाकिस्तान. तो जिन बच्चों के अंदर वो थोड़ा सा हेसिटेंस है, डरपोक है, आप उनको कुछ लाइक डू यू हैव एनीथिंग टू से फॉर देम? अगर कोई इतना ही अपने फील्ड को ले कंफ्यूज है तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा. आई थिंक ये बात बहुत मुश्किल है सुनने के लिए भी और समझने के लिए भी कि आप फिर उस काम को जल्दी से जल्दी छोड़ दें. मैं तो ये कहूँगा क्योंकि फिर वो फ़ायदा नहीं है उस काम में. आप आर्ट ऐसी चीज़ जिसको आपको एंजॉय करनी चाहिए. आप अगर एंजॉय नहीं कर पा रहे तो आप उसके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्यूरीज हैं इस तरह की जो आप जिनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है इस लाइफ. ये कोई बात नहीं होती कि बोलेगे पता नहीं आया इसलिए कि मतलब आप कौन हो तो डिसाइड करने वाले, जबकि आपने कोई कुछ किया ही नहीं है. तो आप उससे पहले ही डिसाइड करो. सेकेंडली कि आपको हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए. जब मैं IVS आ रहा था तो लिटरली मेरा जो पेपर था, मैं एग्ज़ाम दे रहा था और मैं तो वो बच्चा था जिसको ये नहीं पता था कि पहली लाइन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे उस एप्टीट्यूड टेस्ट की मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या है. तो एक टीचर आके मुझे पूछते हैं कि तुम्हें आता है, तुम्हें पढ़ना आता है. वो मुझे देख के समझ गए थे. तो वो मुझे बता रहे थे, पूछ रहे थे मुझे. मैंने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, मैं जवाब लिख लूँगा. तो उन्होंने कहा मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर दूँ तो तुम उसका जवाब बता दोगे. मैंने कहा जवाब. तो अब देखो ना, अगर मैं ये सोच के घर पे बैठ जाता था कि मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, मैं IVS जा रहा हूँ और मैंने तो कभी आर्ट के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है और मैं कैसे टेस्ट क्लियर करूँगा, तो शायद मैं IVS कभी नहीं आता. आप सही कह रहे हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे मुझे याद आता है कि मेरे इंटरव्यू में मेरी ड्राइंग माशाल्लाह से मुझे मेरे टीचर सर खालिद ने बहुत हेल्प किया मेरी ड्राइंग में. जब मैं IVS आई उससे पहले मेरी ड्राइंग वाज वेरी ओके. सो उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा आपकी तो ड्राइंग में सिर्फ लाइंस हैं, आप कैसे करेंगी. मैंने कहा देखें, एज लॉन्ग एज मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, आपको थोड़ा समझ आ रहा है कि मैंने क्या बनाया हुआ है, आप मुझे हेल्प कर दीजिएगा मेरी स्किल्स पॉलिश करने में. दैट्स इट. आते हैं हम. बिल्कुल, मतलब अगर आप सही कह रहे हो, उस वक्त सोच लेती ना. बिकॉज आई नो ब्रिलियंट किड्स जो मेरे साथ के हैं, मेरे क्लासमेट्स, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है. व्हाट आई जस्ट लव्ड अबाउट IVS वाज कि दे डिड नॉट जज मी ऑन माई स्किल्स बिकॉज दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू आर कमिंग हियर फॉर. दे जस्ट वांट टू सी, जो आपने बात की है कि आपके अंदर वो पैशन है कि नहीं है, कि आपको सीखना है या आप क्रिएटिव हो कि नहीं हो, बाकी वो संभाल लेंगे और अच्छा खासा रगड़ा देते हैं और 4 साल में.
और वही कि इससे एक मुझे बात याद आई मेरी उस टाइम की, जब मैं इंटरव्यू देने आया था। मैं बहुत सारे लोगों को बताता रहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये है हमारे पास ना, ये अपॉर्चुनिटी है, ये चीज़ है तो ही हम आगे जाके कर सकते हैं। तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि जब मेरा इंटरव्यू था ना यहाँ पर, तो मुझे याद है मैं इब्राहिम हैदरी से आता था, मेरे पास 2 बस चेंज करके मुझे यहाँ आना था। तो मेरे पास सिर्फ एक ही बस का किराया था, दूसरी बस का मेरे पास किराया नहीं था कि मैं दूसरी बस में चढ़ के इंटरव्यू देने आऊँ, और दोपहर के 2 बजे का इंटरव्यू था। तो मेरी अच्छी बात है, कभी मैंने सोचा नहीं उस बारे में। मैं आधी तक उस बस पे आया, आधा मैं पैदल आया। आई गेस उस टाइम पे आप सोचे कि मुझे कोई 4 से 5 किलोमीटर चल के यहाँ पर आना पड़ा, और मैं आया हूँ, मैं इंटरव्यू दिया, मैं वापस लोगों से लिफ्ट मांगते घर गया हूँ। लिटरली मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा यहाँ मैं पास हूँगा तो ही मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ, मैं अगर इस जगह पढ़ूंगा तो ही मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ। नहीं, ऐसा कभी मेरा कोई गोल ही नहीं था। मेरी डिग्री कभी गोल नहीं रही है। तो शायद इसलिए शायद मैं हमेशा अपने थॉट्स और अपने ऑब्जेक्ट्स और अपने ड्रीम्स को लेके बड़ा क्लियर रहा हूँ कि मुझे पता था कि मुझे करना है, मुझे करना है, कैसे करना है वो मैं कभी इस चीज़ को इस तरह से नहीं देखता था कि फोकस पेपर नहीं था आपका, फोकस बस कि हुनर अच्छा करूँ, मैं सीखूं। मैं गांव से आया हूँ, मैं कहूँगा यार मैंने आईवीएस देख ली, बड़ी बात है, मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग्स देख ली, बड़ी बात है, मैं वापस जा रहा हूँ, आई थिंक मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। और उसके बाद मेरी एडमिशन होगी और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे, मेरे घर वालों को नहीं बताया था कि मैं आईवीएस में टेस्ट दे रहा हूँ, ये वो सब कुछ मैंने तो ऐसे ही दे दिया था। मैंने कहा एनसीए का भी टेस्ट आएगी तब मैं दूंगा, तो घर वालों को बताऊँगा। वो पहला एक कॉल मेरे अब्बू को गई और उन्होंने मुझे वापस फ़ोन किया कि बेटा तो एनसीए में एडमिशन हो गया। मैंने एनसीए तो मैंने अभी टेस्ट ही नहीं कि नहीं, अभी मुझे कॉल आई एनसीए की, उनको तो नहीं पता था आईवीएस कोई यूनिवर्सिटी है। तो मैंने कहा पता नहीं, उन्होंने मुझे नंबर शेयर किया, मैंने वापस कॉल किया तो पता चला अच्छा आईवीएस में मेरा एडमिशन हो गया है। अच्छा ये फलाना, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं था, मैं जाके चेक करूँ कि अच्छा लिस्ट में कि ये वो। तो वो सारी चीज़ें थी। फिर सेकेंडली आईवीएस ने स्कॉलरशिप दी मुझे, सबसे बड़ा सपोर्ट ये किया था आईवीएस ने यहाँ पर अदील सुलेमान। तो मैं इंटरव्यू के दिन से ही क्लियर था, उन्होंने पहले दिन से मुझे पूछा था फिर आपको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, कैसे अच्छे आए? तो मैंने क्लियर किया, मैंने कहा तो कॉपी करके आया हूँ, हमारा तो कॉपी कल्चर है, और मेरे सारे पेपर्स जो थे उस पर ही बेस्ड थे। और मैं क्यों छुपाऊँ उस बात को, जबकि वो है ही सिस्टम वहाँ पर। ये हमारे कॉलेज नहीं है, एक कमरा है जहाँ पर हमें फॉर्म मिलता था, हम ला के फिल करते थे। जिनके पास पैसे होते जाके सेंटर ज्वाइन करते थे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो घर पे बैठे होते थे। तो हमारा टाइम तो ये था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो फिर मैं तो जाके अपने अब्बू को बोला और मैं अपने दोस्त को बोला, तो उसने कॉपी कराई। बड़ा सिस्टम है, कल्चर है, हम इसी तरह से चलते हैं। तो उन्होंने फिर यहाँ कैसे करोगे? मैं हाँ यहाँ मैं पढ़ने आया हूँ, यहाँ मैं अपने लिए आया हूँ, मैं इतनी एफर्ट करके जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसको फिर इस तरह से देखूँ कि यहाँ पर के कॉपी करूँ या यहाँ पर मैं सिर्फ अपने काम में काम चोरी करूँ, क्योंकि मुझे नहीं करनी थी। तो वही वजह थी कि मैं पहले दिन से क्लियर था और हर एक टीचर मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार था, और पहले दिन से ही नहीं, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आप पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो पढ़ेगा। अब वो हार्वर्ड में पढ़ रहा हो, वो आईवीएस में पढ़ रहा हो, उसको वहाँ नहीं पढ़ना ना, वो नहीं पढ़ेगा, उसको यहाँ पढ़ना है, वो पढ़ लेगा। 100%। तो बहाने नहीं मारने चाहिए। नहीं कभी नहीं। आप सोचें कि मुझे इस तरह से जब मैं आईवीएस में था, मुझे जब हमारे कोविड की बैच खत्म हुई तो मुझे कॉल आई थी, ईमेल आई थी कि आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए ना नॉमिनेट कर रहे हैं हम यहाँ से। और मुझे नहीं पता था ये फुल ब्राइट होती। अब वो चूँकि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था, बातें की थी, उन्होंने कहा कि हम 3 बच्चे यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें उन्होंने मेरा नाम डाला हुआ था। तो मैंने उस टाइम तो मैं नहीं किया, मैंने क्या पता नहीं, मुझे तो स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपका काम जो ना आपके लिए एक जगह बना देता है, आपकी एक लेवल बना देता है, फिर आप कभी उसके बारे में कभी सोचे ही ना, आप घर पे बैठे हैं अपने काम करते रहे, वो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढते हुए घर पहुँच जाएगी कि हाँ ये अच्छी बात की है। तभी मज़ा आता है ना, वो अपॉर्चुनिटी भी आपको ढूंढ रही होती है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, कभी अगर आप अपनी वैल्यू को खुद बनाते हो, लोगों को दिखाते, कभी कभी वो वैल्यू लोगों को समझ आती है, यार इसकी जो वैल्यू यहाँ है, तब आपको फिर काम करने में मज़ा आता लोगों के बारे में नहीं सोचे, अपना काम करते रहे। है। 100%। कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मतलब वो नहीं सोचना चाहिए कि आपको लोग क्या कहेंगे, लोग तुम किस तरह से। मैं थीसिस दे रहा हूँ और मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स आते थे, मुझे मेरे अब्बू को बोलते थे ठीक है अच्छी बात है ये फाइन आर्ट्स पढ़ रहा है, पर यहाँ पर इसको कहीं BA का फॉर्म भरवा दे, ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो भूखा मर जाएगा, इसको टीचर की जॉब दिला दो, ये कर दो। तो मतलब वो हमेशा आपको तोड़ते रहते हैं, वो कभी जोड़ते नहीं हैं आपको। तो उनके बारे में कभी नहीं सोच रहे करे कभी। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर इतना होना चाहिए जिससे आप अपने आप को समझ सको, इतना नहीं होना चाहिए कि जिससे अपने आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आप दौड़ ही जाओ करो।
पता नहीं चलेगा आप। नहीं, stay humble. बिल्कुल ऐसा ही है। Sir. आपकी काम जो है ना वो आपको कॉन्फिडेंस जब बनाता है ना आपके अंदर, तो फिर आपको मज़ा आता है। आप खुद से ही कहते हो ना जी मैं तो आर्टिस्ट हूँ और मैं तो सब कुछ आता है, कर लेता हूँ ये वो, तो फिर आई थिंक वो फिर आपसे फिर वापस पाँव चलना चाहिए। हाँ नहीं, you keep learning every day. So you can't say कि आपको सब कुछ आता है. नहीं कभी हमें आज तक नहीं आता, हम तो यही कहते हैं। मैं अपने जूनियर के साथ भी काम करता हूँ। मैं जो बच्चा मेरे पास आता है जो काम करने आता है, मैं हमेशा कहता हूँ बस तुम मुझे सिखाओगे कुछ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, फिर इसी तरह से कहानी चलेगी। ये Yes. बात है। So दानिश, आप काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बच्चे आए और आगे बढ़े, पढ़ने का मौका मिले। आपने किरण फाउंडेशन में भी पढ़ाया है, बट इन माय ओपिनियन मैंने ये देखा कि जब आर्टिस्ट एक बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है तो वो कहता है कि मैं क्यों लिफ्ट कराऊँ। सो लेकिन आप अभी तक इसको सपोर्ट करते हैं, क्यों? सबसे पहली बात है मैं बड़ा आर्टिस्ट नहीं बना, ठीक है। सेकंड ये है कि उनको सपोर्ट करने की वजह तो ये है ना कि जहाँ से मैं आया हूँ आई नो कि वो फीलिंग क्या होती है। आई नो एक बच्चे में जब टैलेंट होता है, और शायद मैं तो कहूँगा मेरी वो किस्मत थी जो मुझे यहाँ ले आई। अगर वो एक छोटी सी चीज़ भी मेरी ज़िंदगी में ना होती, कि वो IVS NC वाले आते स्टूडेंट और मुझसे वो ना मिल पाते, तो शायद मैं यहाँ कभी नहीं पहुँचा। तो आई थिंक मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो अगर वो मेरी एक एडवाइस या मेरी छोटी सी हेल्प से अगर अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकता तो क्यों ना। क्योंकि इसी तरीके से तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे ला सकते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत सारे लोग मेरे गांव में, मैंने अपने आँखों से टैलेंट देखा है, इतना अच्छा टैलेंट देखा है कि मेरा काम उनके आगे कुछ नहीं, मैं फीका पड़ जाता हूँ। बट उनके पास ना डिग्री है, ना कुछ कहने को, ना कुछ करने को, और अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारें कि वो शाम को बस उनको कहते हैं हमें खाना मिल जाए, दैट्स इट। और उनको जब समझ में आ जाए उनके पास जो आर्ट है, जो टैलेंट है, उससे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब वो करेंगे, क्योंकि हमारे थर पारकर में जितना आर्ट और क्राफ्ट और जितना कल्चर जो इस तरह का है, वो अगर हम दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए और वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करें और उस काम के साथ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं कहता हूँ कम से मैं वहाँ नहीं जा पाऊँ, या मेरे जितने ड्रीम्स हैं शायद मैं वहाँ तक कभी ना पहुँच पाऊँ, तो जो मेरे गांव से या मेरी तरह का जो बच्चा है जो निकल रहा है, अगर मैं इसको सपोर्ट करूँ, क्या पता वो वहाँ पहुँच जाए, तो उसकी उस चीज़ से शायद मुझे खुशी मिलेगी कि जो मुझे करना था या मुझे करना चाहिए था कोई और कर रहा है। क्योंकि सारे काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो कभी तो मैं भी बोलूँगा कि बस मेरी बस होगी, या कभी तो मुझे भी किस्मत बोलेगी कि अब तुम्हारा टाइम खत्म। तो मैं उसके लिए फिर मैं बहुत सारे लोगों को चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आएँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, बहुत सारी जगहों पर हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें, और बहुत सारी जगहों पर मेरी जो थर पारकर है, मेरा जो काम है, मेरा जो कल्चर है, मेरा जो क्राफ्ट है, वहाँ की जो हुनर है, वो सारे लोग देखें और उस पे बारे में बात करें। और क्योंकि मोस्टली मैंने जितना देखा है हमेशा वहाँ की मतलब बच्चे जो मर रहे होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, डेजर्ट के बारे में, गर्मी के बारे में, वहाँ की मुश्किल हालातों के बारे में बात हो रही है, तो क्यों ना आर्ट के बारे में बात हो, क्यों ना वहाँ के कल्चर के बारे में बात हो, वहाँ की खूबसूरती के बारे में बात हो। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो आपने पॉइंट टच किए कि आई फील एज अ डिज़ाइनर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आप एक जगह की नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप वो भी एक अच्छे रीज़न के लिए करते हैं कि यू नो उस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाए, या जो भी कॉन्स होते हैं। बट आई ऑल्सो फील कि पॉजिटिव्स पे फोकस करना चाहिए, ज़रूरी है, स्पेशली बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। बिल्कुल। तो जैसे अगर थर पारकर में आपने बोला कि इतना सारा आर्ट और कल्चर जो अनएक्सप्लोर्ड है, अगर उस पर आप 1% भी एज एन आर्टिस्ट उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं तो क्यों ना डाली जाए, क्यों ना डाल। बिकॉज वो ऐड करता है ना हमारी कंट्री की रिफ्लेक्शन पे। और हमारे पास कहने को तो 6 प्रोविंसेस है, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी एथनिसिटीज़ और कल्चर्स है और लोग हैं और हिस्ट्री है कि आई फील दैट हम में से एक तो लोग पीछे भी हट जाते कि हमारे से हम करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा ना, हम कौन सा कोई बड़ी चीज़ है, या फिर हमारी इतनी रीच नहीं है। बट थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह से आपने बोला है ना, सब अगर कुछ ना कुछ काम करे तो इट कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। ऐसे ही है। और आई थिंक हाँ, जब आप किसी टॉपिक को लेकर, किसी बात को लेकर ज़्यादा, जैसे मेरे गांव में को लेकर बहुत सारे लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी कि वहाँ तो तब इतनी बेरोज़गारी है, लोगों के पास काम नहीं, ये नहीं, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उन्होंने काम ही छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ क्यों रहे कि हमें तो अब मतलब हमें तो फंड चाहिए, हमें तो राशन चाहिए, हमें तो गवर्नमेंट देगी। जबकि हकीकत ऐसी नहीं थी। हकीकत तो ये थी ना कि उस कल्चर और उस जगह की जो इन्वायरमेंट वो थी ऐसे, वो तो शुरू से वो थर पारकर डेजर्ट एरिया, उसकी जो इन्वायरमेंट और वहाँ के लोगों की लाइफ वो थी ऐसे। जब मैं अपने दादा से पूछता हूँ जो आज 100 साल के हैं, और आप भी मुझे अपनी कहानियाँ बताते,
तो वो तो यही कहते हैं कि ये था तब हम थे, और इसी से ही हमारी हमारी जो लाइफ है इसी ग्रो हुई है। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ बर्फ़ चाहिए थी कि भाई शाम को बारिश ही होती रहे, नहीं, वो एक टाइम पे बारिश होती थी, उस टाइम पे हमें बारिश चाहिए होती थी, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, तब हम अपने आप को मेंटेन रख पाते थे, हम काम कर पाते थे। और लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि सिर्फ उस नेगेटिविटी के बारे में बात हो रही थी, तो लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया। तो मेरा मेरा एक कोशिश है कि जो मेरा पर्सपेक्टिव वो बड़ा पॉजिटिव हो, और उन चीज़ों को हाईलाइट्स करूँ जो वहाँ के लोगों के पास पहले से ही हैं, बस उस पर थोड़ा सा काम करें और उसको आगे ले आएँ और लोगों को दिखाएं। बहुत ज़रूरी है अपनी कल्चर को प्रिजर्व करना। आप कहाँ से आ रहे हैं, उसी से डाइवर्सिटी होती है, उसी से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, आप जिधर से आ रहे हैं। ऐसे ही हिस्ट्री है पूरी। आपकी पूरी हिस्ट्री है, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट मेक्स योर कंट्रीज हिस्ट्री, Yes. दैट इज़ व्हाट विल मेक योर फ्यूचर जनरेशंस की हिस्ट्री। पाक स्टडीज़ की किताब के अलावा भी आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि मसलन मतलब एज अ फाइन आर्टिस्ट आप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, सो आई थिंक वो हर किसी इंसान को करना ही चाहिए, बट बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि जब मैं वहाँ के आर्किटेक्ट पे देखता हूँ, जो पुराने बिल्डिंग्स और पुराने मंदिर, पुराने मस्जिद जो बनी हुई हैं, आप कभी नगर पार्क का जो एक्सप्लोर करो तो आपको आइडिया होगा कि हमारी जो इस टाइम की जो मशीनरी है वो काम अभी तक नहीं कर पा रही, जो वो आज से 5,000 साल पहले कर चुके। और हमें उस हिस्ट्री से पता चलता है, हमें उस कहानियों से पता चलता है, उन जगहों से पता चलता है। और अगर हम उसको ख़त्म कर देंगे तो हमें क्या पता हम कहाँ से आए हैं और हमें कितना आगे जाना है। तो हमें तो उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं कभी। हमें तो हमेशा लगे कि हम बहुत आगे हैं, बस हमें ये सोचना ही है क्योंकि हमारी हिस्ट्री में बता रही है कि हमसे पहले जो थे वो हमसे भी आगे थे। उनकी जो जैसे मोहनजोदड़ो को ले लें आप, बिल्कुल। प्रोसेस को ले लें, हर एक चीज़ हिस्ट्री जो है वो आपको रियलाइज़ कराती है कि आप अभी कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है। बहुत एडवांस सिविलाइजेशन वर्क। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, वी रियली अप्रिशिएट इट एंड आई होप आपको मज़ा आया हमारे साथ बात करके। नहीं, बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा आई थिंक, और मुझे खुशी है कि जो हमारा टाइम नहीं हो रहा था वो अभी हो रहा है इसमें, कि इस तरह से आप अलमनाइज़ को बुला रहे हैं और उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, उनकी जर्नी पूछ रहे हैं। तो इससे ये होगा कि आपके आने वाले जो बच्चे हैं, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, और जो पास हो रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिनकी क्यूरियस होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, एज अ फाइन आर्टिस्ट तो मैंने उनको जवाब दे दिया है। दूसरे जो डिपार्टमेंट हो क्योंकि वो आई थिंक उनको बता देंगे। तो बस ये कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी कि हमें अपने बारे में बताने का मौका। आई थिंक आपने जो हमें इतनी स्टोरी सुनाई, दिस विल सर्व एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इंशाल्लाह हमारे बच्चे सुने और इससे कुछ सीखें। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स रैप ऑन दिस एपिसोड। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन विद अस।